इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड्स के बारे में। मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड्स क्या होती हैं, उनसे एसोसिएटेड कौन कौन से लॉज हैं, जैसे बायो-सेवर्ट लॉ, एम्पीयर सर्किटल लॉ, और उन दोनों से रिलेटेड मैक्सवेल्स इक्वेशंस। उसके बाद मैग्नेटिक स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशंस, और उसके बाद फाइनली मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन फाइनल फॉर्म। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आइडेंटिफाई करा था हमने यूजिंग कूलॉम्स लॉ, उसी तरह का एक लॉ है बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालने के लिए कैसे निकालनी है वो बताता है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये एक वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है। मैं अपने सिंप्लिसिटी के लिए मान के चलता हूँ कि वो करंट जो है वो डायरेक्ट करंट है, मतलब करंट कांस्टेंट है। द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जितना भी चार्ज फ्लो हो रहे हैं, क्योंकि करंट जो है वो चार्ज का फ्लो है, तो वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा। अगर एक सेकंड में 1000 चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो ऑब्वियसली अगले एक सेकंड में भी 1000 चार्जेस ही एक पर्टिकुलर पॉइंट से फ्लो होंगे। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि डायरेक्ट करंट है, वहां पर करंट कांस्टेंट है, करंट टाइम का फंक्शन नहीं है बेसिकली। इसीलिए इसकी स्टडी को हम बोलते हैं मैग्नेटोस्टैटिक अंडर स्टैटिक कंडीशंस। जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ा था, वहां पर हमने बोला था कि चार्ज स्टैटिक है, चार्ज फिक्स्ड है, मूव नहीं कर रहे। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर चार्ज एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स करंट कांस्टेंट है ना। तो अगर मुझे एक पर्टिकुलर करंट कैरिंग फिलामेंट की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पर फील्ड निकालनी हो, तो उस फील्ड को निकालने के लिए बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहता है? बायो-सेवर्ट लॉ ये कहता है कि जो इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, एक छोटा सा मैंने सेक्शन लिया, उस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से उस पॉइंट पी पर फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल होगी करंट एलिमेंट आई डी एल के। डी एल ये छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा पोर्शन एलिमेंट का, और आई जो करंट उस एलिमेंट के अंदर फ्लो हो रही है, तो आई डी एल के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगी। दूसरी चीज क्या है, वो एंगल, ये एंगल अगर अल्फा है, द एंगल फ्रॉम द करंट एंड फ्रॉम टू द पॉइंट, ये एंगल अगर अल्फा है तो इस एंगल के साइन ऑफ अल्फा के प्रोपोर्शन में होगी। और तीसरी चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो अगर ये डिस्टेंस मेरी r है, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मेरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, DH यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट IDL, second sin alpha, and third is inversely proportional to the square of the distance between the point and the element. तो अगर यहाँ पर मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाना चाहूँ, तो उस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए मैं कांस्टेंट k ऐड कर देता हूँ, और उस कांस्टेंट k को जो हम आइडेंटिफाई करते हैं वो 1/4 पाई, एक्सपेरिमेंटली इट इज 1/4 पाई, ये कांस्टेंट है। और उस कांस्टेंट 1/4 पाई k की वैल्यू को यहाँ मैंने रख दिया, तो डी एच की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, आई डी एल साइन अल्फा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूँ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली एक वेक्टर है, तो उस वेक्टर को लिखने के लिए मैं यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूंगा। ये जो डीएल वेक्टर है, ये डीएल वेक्टर और ए आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा कि करंट कैरिंग एलिमेंट ये था आई, और छोटा सा मैंने आईडीएल माना था, डीएल वेक्टर है ना, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में हो गई। और यहाँ से अगर मैं उस पॉइंट पी को नोट करता हूँ, तो ये आर वेक्टर हो गया। तो एक डायरेक्शन ये हो गई, एक डायरेक्शन ये हो गई, तो इन दोनों ही डायरेक्शन के परपेंडिकुलर या तो इधर की तरफ होगा या उधर की तरफ होगा, इन दोनों डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो सकती है। जैसे हम कूलॉम्स लॉ से आइडेंटिफाई करते थे कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में ही उस फील्ड की या उस फोर्स की डायरेक्शन होगी, वैसे ही यहाँ पर वो डायरेक्शन उस लाइन में ना होकर के उसके ऑपोजिट प्लेन में होती है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। लाइन और पॉइंट से लाइन करंट एलिमेंट
और उस पॉइंट को मिलाने पर जो एक प्लेन बनता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर आइदर ऑन द इनसाइड और ऑन द आउटसाइड, वो डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी द DL वेक्टर क्रॉस AR वेक्टर। और अगर AR वेक्टर ना यूज करना चाहूँ मैं तो मैं सिंपली R वेक्टर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, बिकॉज आई नो दैट AR वेक्टर इज इक्वल्स टू R वेक्टर अपॉन वेक्टर R का मैग्नीट्यूड। तो ये R स्क्वायर R के साथ एक बार और मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये R क्यूब बन जाएगा। और सिमिलरली दिस रिलेशन कैन ऑल्सो बी यूज्ड। अब डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के मेरे पास दो तरीके हैं, आइदर आई कैन यूज राइट हैंड थंब रूल और आई कैन यूज राइट हैंडेड स्क्रू रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहती है कि अगर मैं अपने थंब की डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन की तरफ रखूं और फिंगर को बेंड करूं, तो जो फिंगर को अगर उस वायर के अलोंग बेंड करूं तो ऑब्वियसली वो फिंगर की डायरेक्शन, ये जो बेंडिंग है, दैट बेंडिंग डायरेक्शन विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी DH। और इन अदर वर्ड्स अगर मैं ये बोलूं कि मैं करंट की डायरेक्शन, दूसरा जो लॉ है राइट हैंडेड स्क्रू रूल, उसमें अगर मैं करंट की डायरेक्शन में अपने एक स्क्रू को इंसर्ट करूं तो ऑब्वियसली द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन, बिकॉज इट इज राइट हैंडेड स्क्रू रूल, तो राइट हैंडेड स्क्रू रूल मतलब अगर मेरे पास एक स्क्रू ऐसा है और मैं उसको राइट हैंड रोट करता हूँ, दैट मीन्स दैट विल गो इनसाइड द प्लेन। तो वो इनसाइड डायरेक्शन दैट विल दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। और जिस डायरेक्शन में मैं रोटेट कर रहा हूँ स्क्रू को जिससे कि वो अंदर की तरफ जाए, वो डायरेक्शन मेरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। अब जिस तरीके से हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े थे, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज, उसी तरीके से यहाँ पर डेंसिटीज हैं और उसको बोलते हैं लाइन करंट, शीट करंट या वॉल्यूम करंट। बेसिकली लाइन करंट में मेरे पास केवल और केवल करंट है। शीट अगर मेरे पास है, उस शीट में अगर करंट फ्लो हो रही है तो मैं उस शीट के करंट को मेजर करता हूँ यूजिंग करंट डेंसिटी K। और उस करंट डेंसिटी K की वैल्यू होती है एम्पियर पर मीटर में कितनी एम्पियर है करंट फ्लो हो रही है। यहाँ पर I मेजर होती है, वो एम्पियर में होती है। और अगर मैं करंट डेंसिटी की बात करता हूँ और वो वॉल्यूम करंट डेंसिटी है, तो उस वॉल्यूम करंट डेंसिटी को हम J से डिनोट करते हैं, J से, एंड दैट J इज बेसिकली कैलकुलेटेड बाय एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये मेरी लाइन करंट है, ये मेरी शीट करंट है और ये मेरी वॉल्यूम करंट डेंसिटी है। हम लिख सकते हैं आइडियल इक्वल्स टू या अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू, या आप बोल सकते हैं कि दैट कैन बी इक्वेटेड एज, आइडियल जो कंपोनेंट है उसको इक्वेट कर सकते हैं हम KDS कंपोनेंट के साथ, और सिमिलरली उसको इक्वेट कर सकते हैं JDV कंपोनेंट के साथ। H अगर मैं लाइन करंट के लिए निकालना चाहूँ तो उसको निकालने का तरीका है मेरे पास IDL क्रॉस AR डिवाइड बाई 4πr²। मैं पिछले वाले एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दूंगा अलोंग द लाइन। अगर मैं शीट करंट को आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो शीट करंट के लिए आइडियल इज रिप्लेस्ड बाय KDS, तो मैंने उसको KDS से रिप्लेस कर दिया। आइडियल जो था मेरा उसको मैंने KDS से रिप्लेस कर दिया। एवरी सिंगल थिंग इज एग्जैक्टली सेम। और यहाँ पर मैं लाइन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा था लाइन करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। यहाँ पर मैं चूंकि सरफेस करंट के लिए निकाल रहा हूँ, शीट करंट के लिए निकाल रहा हूँ, तो शीट करंट या सरफेस करंट के लिए मैं सरफेस के अलॉन्ग इंटीग्रेट करूंगा, मतलब डबल इंटीग्रेशन करूंगा। और अगर मैं वॉल्यूम के लिए निकालना चाहूँ देन दिस आइडियल इक्वल्स टू KDS इक्वल्स टू JDV, तो मैं आइडियल को JDV से रिप्रेजेंट कर दूंगा और ये JDV हो जाएगा क्रॉस AR डिवाइड बाई 4πr²। इसको मैं अलॉन्ग द वॉल्यूम इंटीग्रेशन एक ट्रिपल इंटीग्रेशन करूंगा। अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहूँ इनफाइनाइट या फाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मैथमेटिकली, उसको देख लेते हैं। तो मैंने अभी देखा बायो सेवर्ट लॉ से कि DH इज इक्वल टू IDL क्रॉस R डिवाइड बाई 4πr³। अब अगर मैं DL को देखूं तो DL क्या है, DL मेरा है सपोज Z डायरेक्शन में करंट एलिमेंट, तो वो DL जो है, ये जो DL है ये Z डायरेक्शन में है, तो इसको मैंने बोल दिया ये DZ AZ कैप है। और R वेक्टर जो है वहां से लेकर के उस पर्टिकुलर पॉइंट तक, उसको अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। उसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा तरीका है, अगर यहां से लेकर के यहां तक का वेक्टर मेरे को पता है, ये वाला वेक्टर कितना है, ये वाला वेक्टर है ZAZ, है ना। और ये वाला वेक्टर कितना है, यहां से लेके यहां तक, ये वाला वेक्टर है ρ A ρ,
रो ए रो कैप, ये वाला वेक्टर कितना है, जेड ए जेड कैप। ठीक है, तो अगर मुझे ये वाला वेक्टर आइडेंटिफाई करना हो तो क्या होगा, जेड ए जेड, जेड ए जेड प्लस आर वेक्टर इक्वल्स टू रो ए रो कैप। तो अगर मुझे आर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, रो ए रो कैप माइनस जेड ए जेड कैप। तो वही सेम चीज़ जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए भी करी थी, वही सेम चीज़ हम यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद डी एल क्रॉस ए आर, डी एल क्रॉस आर कितना होगा, डी एल मेरा डी जेड ए जेड ये वाला, और आर यानी ये, अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू रो डी जेड ए फाई कैप। क्योंकि देखो आप ध्यान से, डी एल क्रॉस आर अगर मुझे करना है, डी एल क्रॉस आर, डी एल क्रॉस आर अगर मुझे करना है तो इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ भी, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा इसके साथ भी। अब देखो ये भी ए जेड कैप है और ये भी ए जेड कैप है, और मुझे पता है ए जेड कैप क्रॉस ए जेड कैप, यानी अगर सेम डायरेक्शन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो वो मुझे क्या मिलता है, जीरो मिलता है। दैट मीन्स इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ तो मुझे क्या मिल जाएगा, रो डी जेड और ए जेड क्रॉस ए रो, दैट मीन्स ए फाई कैप। तो ये मुझे डी एल क्रॉस ए आर की वैल्यू मिल जाएगी, डी एल क्रॉस आर की वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाई फोर पाई आर क्यूब के अंदर ये सारी चीज़ें रख दे रहा हूँ। तो आई की वैल्यू आई ही है ना। डी एल क्रॉस आर मैंने लिखा, डी एल क्रॉस आर को मैंने लिखा रो डी जेड, है ना। और बाकी फोर पाई आर क्यूब की वैल्यू यानी इस वेक्टर का क्यूब, है ना। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो क्या होगा, रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और उसकी पावर 3/2 ऑब्वियसली। तो और वेक्टर कितना आ जाएगा, ए फाई कैप। अगर मैं इसको अलोंग द लाइन इंटीग्रेट कर दूं तो मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट के लिए आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ पर अल्फा के टर्म में इसको एंगल को आइडेंटिफाई करा। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरे पास एक छोटा सा सेगमेंट है, ए से लेके बी तक लाइन। तो यहाँ पर एंगल कितना है, अल्फा 1, ठीक है। बी पॉइंट पर है एंगल अल्फा 2। उस छोटे से सेगमेंट डी एल के लिए एंगल कितना है उस पॉइंट पी का, अल्फा। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस है z, है ना। ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाली डिस्टेंस है आपकी रो। तो अल्फा अगर मुझे निकालना हो तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ tan अल्फा इक्वल्स टू रो अपॉन z, यानी z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो अपॉन tan अल्फा यानी रो कॉट अल्फा। तो वही सेम चीज़ जैसे हमने लाइन इंटेंसिटी के लिए आइडेंटिफाई करा था, लाइन चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, वही सेम चीज़ हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डी जेड कितना हो जाएगा, डी जेड में जेड इक्वल टू रो कॉट अल्फा, यानी माइनस का रो कॉसेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, ये मैं डी जेड को रिप्लेस कर दूंगा। उसके बाद हम लोग इन सारी वैल्यूज़ को रख देंगे। अब अगर मैं ए पॉइंट पर देखूँ तो ए पॉइंट पर मेरा एंगल कितना है, अल्फा 1, और बी पॉइंट पर मेरा एंगल कितना है, अल्फा 2। तो मैंने अल्फा 1 से लेके अल्फा 2 तक इंटीग्रेट कर दिया सिंपल, और फिर उसको फर्दर सॉल्व कर लिया। जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1/4 पाई बाहर, कॉसेक स्क्वायर अल्फा, कॉसेक स्क्वायर अल्फा ये, और यहाँ पर रो स्क्वायर कॉमन ले लो, रो स्क्वायर पावर 3/2 मतलब रो क्यूब कॉमन आ जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर दैट मीन्स कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर पावर 3/2 मतलब कॉसेक क्यूब थीटा। तो कॉसेक क्यूब थीटा, कॉसेक क्यूब अल्फा और कॉसेक स्क्वायर अल्फा से आप 1 पावर कैंसिल कर सकते हो, रो स्क्वायर से रो स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा कितना, 1 अपॉन रो, 1 अपॉन कॉसेक अल्फा। और 1 अपॉन कॉसेक अल्फा को हमने लिख लिया साइन अल्फा, और 1 अपॉन रो, चूंकि यहाँ पर मैं फाइव अल्फा के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर रहा हूँ, अल्फा और रो इंडिपेंडेंट है, तो मैं उस रो को बाहर ले सकता हूँ, माइनस मेरा बाहर अभी चल ही रहा है ना। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। अब हम साइन अल्फा को इंटीग्रेट कर देंगे, साइन अल्फा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा में लिमिट लगा देंगे अल्फा 1 से अल्फा 2, माइनस से माइनस का आई अपॉन 4 पाई रो इनटू दिस। तो माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी आई अपॉन 4 पाई रो कॉस अल्फा 2 माइनस कॉस अल्फा 1, और मेरा वेक्टर चल ही रहा था ए फाई कैप। तो मैं इस तरीके से अपने एक्सप्रेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। अब अगर मेरे पास सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उसके लिए मैं रख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो सेमी इनफाइनाइट वायर है, मतलब वो ये x है, फॉर एग्जांपल ये y था और ये z था। मैंने अभी माना था कि a से लेके b तक वो वायर है, फॉर एग्जांपल वो 0 से शुरू हो रहा हो और z इक्वल टू इन्फिनिटी पर जा रहा हो।
है ना। तो सेमी इनफाइनाइट हो गया। सेमी इनफाइनाइट मतलब केवल पॉजिटिव जेड एक्सिस पर अगर है, तो ऐसे केस में मेरा ये वाला एंगल, ये एंगल था अल्फा टू, अल्फा टू ऊपर जा रहा है, मतलब अल्फा टू हो जाएगा 0 और अल्फा वन हो जाएगा कितना, अल्फा वन ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल इसके साथ कितना होगा 90 डिग्री। तो ऑटोमेटिकली ये आप रख दोगे cos 90 0 और cos 0 1, ये मेरा आ जाएगा एक्सप्रेशन सेमी इनफाइनाइट के लिए। अगर फाइनाइट हो तो फाइनाइट के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट हो सॉरी, तो इनफाइनाइट के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट के लिए मैं बोल के चल रहा हूँ कि मेरा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट दोनों पूरे एक्सिस पर मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट की डायरेक्शन इधर है, तो अल्फा टू की वैल्यू तो मेरी 0 ही होगी, और अल्फा वन कितना होगा, अल्फा वन विल बी 180 डिग्री, क्योंकि देखो यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर और बढ़ेगा, यहाँ पर और बढ़ेगा, और जैसे इन्फिनिटी पे जाएगा दैट मीन्स दिस एंगल विल बी 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के लिए अल्फा वन 180 डिग्री और अल्फा टू मेरा 0 लगा दो, तो यहाँ पर अल्फा टू मेरा 0 यानी 1, और अल्फा टू वन, अल्फा वन 180 डिग्री मतलब माइनस का 1, तो 1 माइनस ऑफ माइनस 1 मतलब प्लस का 2, और प्लस का 2 डिवाइड बाई 4 मतलब 1/2 पाई रो ए फाई कैप। तो ये मैं इनफाइनाइट के लिए इस तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मुझे इस ए फाई वेक्टर को आइडेंटिफाई करना हो, तो यहाँ पर तो मैंने अपने सिंप्लिसिटी के लिए एज्यूम कर लिया था कि जेड एक्सिस में ही मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। अगर ऐसा नहीं है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम सिंपल सा एक तरीका लगाते हैं, डी एल वेक्टर किस डायरेक्शन में है, उसका वेक्टर हो गया ए एल कैप, है ना। और ए रो मतलब मिनिमम डिस्टेंस, वो मिनिमम डिस्टेंस, क्योंकि रो हमेशा मिनिमम डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो एरो आइडेंटिफाई कर लिया मैंने उस आर वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए, है ना। तो अब मैं इस इन दोनों वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा, ए एल क्रॉस ए रो, और जो भी डायरेक्शन मेरे को मिलेगी वो मेरी डायरेक्शन किसकी होगी, वो मेरी ए फाई की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ ये एक्सप्रेशन, ये एक फिगर है, अगर मैं एंगल नीचे से कैलकुलेट करूं पॉइंट से, अभी मैंने करंट कैरिंग एलिमेंट से कनेक्ट कैलकुलेट करे थे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैलकुलेट करा था। अब अगर एंगल मैं ये वाले लूं, पॉइंट से लूं, तो ऐसे केस में एक्सप्रेशन में कॉस की जगह केवल और केवल साइन आ जाएगा, बिकॉज ये साइन और कॉस, आप देखो इस वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में अगर आप देखो, तो इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है, ये अगर सपोज अल्फा या बीटा ले लेते हैं इसको, ये बीटा वन है, तो ये 90 है, तो ऑब्वियसली अल्फा वन और बीटा वन इस 90 से क्या हो जाएगा, 90 माइनस बीटा वन इक्वल्स टू अल्फा वन, तो साइन विल बी कॉस एंड कॉस विल बी साइन। तो उस तरीके से हम अगर एंगल को यहाँ से कैलकुलेट करें तो भी सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर से कैलकुलेट करें तो भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरे को किस तरीके से एंगल कैलकुलेट करना आसान रहेगा वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, जिस भी तरीके से मेरे को आसान रहेगा मैं उस तरीके से उस एंगल को कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब बात आती है एम्पियर सर्किटल लॉ। जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए कूलॉम्स लॉ पढ़ने के बाद गॉस लॉ पढ़ा था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एम्पियर्स सर्किटल लॉ है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि अगर मैं लाइन इंटीग्रल निकालूं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का अराउंड अ क्लोज्ड पाथ, तो वो किसके बराबर होगा, वो एग्जैक्टली इक्वल होगा डायरेक्ट करंट एनक्लोज्ड बाय दैट पाथ। मतलब क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डी एल इक्वल टू आई एनक्लोज्ड, है ना। और इसको कैसे समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये एक करंट कैरिंग वायर है, उस करंट कैरिंग वायर में अगर मैंने एक ए लूप लगाया, है ना, एक ए लूप है फॉर एग्जांपल, उस लूप के अंदर पूरी की पूरी करंट का वायर आ रहा है, तो अगर ये एच डॉट डी एल है, तो एच डॉट डी एल अराउंड ए लूप में बात कर रहा हूँ, तो ये आई एनक्लोज मतलब आई हो जाएगी। अगर मैं अराउंड बी, ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, अगर ये भी पूरा करंट को एनक्लोज कर रहा है, तो यहाँ भी इस लूप के अलोंग भी एच डॉट डी एल की वैल्यू आई एनक्लोज, और आई एनक्लोज किसके बराबर हो जाएगी, आई के बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर मैं एक ऐसा लूप लेता हूँ जो इस वायर के बीच में से होकर के कहीं जाता है, दैट मीन्स उस लूप में पूरा का पूरा वायर एनक्लोज नहीं हो रहा, तो इस सी वाले केस में हम ये बोल सकते हैं कि एच डॉट डी एल जो है वो अभी भी आई एनक्लोज के बराबर ही होगा, बट उस केस में आई एनक्लोज इस वाले आई के बराबर नहीं होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ पोर्शन उस वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो सारा का सारा पोर्शन इस लूप के थ्रू एनक्लोज नहीं हो रहा है, इसीलिए आई एनक्लोज की वैल्यू आई से कम होगी। तो एच डॉट डी एल अगेन इक्वल्स टू आई इन बोथ द केसेस बट नॉट इन सी केस।
ठीक है। और सॉल्व कैसे करेंगे, एच डॉट डी एल इक्वल्स टू आई एन क्लोज। अब मैं ये मान के चलता हूं कि इस पूरे लूप में ए या बी या कोई भी लूप है, उस पूरे लूप में मेरा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच जो है वो कांस्टेंट है। और फॉर एग्जांपल ये एच फाई है, एंगुलर है इसलिए एच फाई मैंने मान लिया, तो एच फाई, और इस आर्क की वैल्यू कितनी हो गई, फॉर एग्जांपल रो डी फाई, है ना। तो मैं रो डी फाई को, और अगर मैं इस वाले पॉइंट को जीरो मानता हूं तो घूम फिर करके ये जीरो से 2 पाई तक आ रहा है, तो जीरो से 2 पाई मैंने इंटीग्रेट कर दिया। एच फाई कॉन्स्टेंट है, मैंने इसको बाहर ले लिया। रो भी कॉन्स्टेंट है, मैंने इसको बाहर ले लिया। और फाई को अगर मैं जीरो टू 2 पाई इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, 2 पाई आएगा, सिंपल। तो 2 पाई इंटू रो इंटू एच फाई, ये मेरा आई के बराबर हो गया। और वहां से भी मैं अपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो एच फाई की वैल्यू कितनी हो गई, आई अपॉन 2 पाई रो। अगर इनफाइनाइट करंट कैरिंग एलिमेंट है और उस केस में मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फाई कंपोनेंट पता करना हो, तो फाई कंपोनेंट कितना होगा, आई अपॉन 2 पाई रो। और फॉर्चुनेटली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा फाई कंपोनेंट ही होगा, अलोंग द वायर ही होगी, इसीलिए केवल एच फाई कंपोनेंट होगा। रो और जेड कंपोनेंट एच के अंदर नहीं होंगे, इसीलिए एच को मैं लिख सकता हूं, एच विल बी इक्वल्स टू आई अपॉन 2 पाई रो ए फाई कैप। डिस्कस करते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो एम्पियर सर्किटल लॉ जो अभी हमने यूज करा, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डी एल इक्वल टू आई एन क्लोज। तो अगर मैं यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम लगाऊं, तो स्टोक्स थ्योरम लगाने के बाद मैं इस क्लोज लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकता हूं। और उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डेल क्रॉस एच डॉट डी एस हो जाएगा आई एन क्लोज की वैल्यू, तो वो ये हो गई। और आई एन क्लोज को इन टर्म्स ऑफ अगर सरफेस एरिया देखूं, तो सरफेस एरिया में आई को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सीधे सीधे वॉल्यूम करंट डेंसिटी का इंटीग्रेशन कर देते हैं अलॉन्ग द सरफेस, तो मुझे क्या मिल जाता है, करंट मिल जाती है, I इक्वल्स टू जे डॉट डी एस। तो अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशन की राइट साइड को कंपेयर करूं, तो इन राइट साइड को कंपेयर करने के बाद मैं ये लिख सकता हूं कि यहाँ पर डेल क्रॉस एच की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, वो जे के बराबर है। एंड दैट डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे, ये मेरी मैक्सवेल्स की थर्ड इक्वेशन होगी। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डिस्कस करा था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी एसोसिएटेड है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट इंटू एच, ये फ्री स्पेस में होती है। बी मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, एच मेरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, और म्यू नॉट जो है वो मेरी है परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, और उस परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करूं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी डेजिग्नेटेड एरिया, उसको हम लिख सकते हैं फाई। और ये चूंकि डेंसिटी है, तो अगर मैं इस डेंसिटी को, यानी फ्लक्स पर यूनिट एरिया है, तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा। तो पहले मैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पढ़ता हूं, उसके बाद मैं वहां से फ्लक्स आइडेंटिफाई करता हूं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स को हम वेबर में कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने कूलॉम्स में रिप्रेजेंट करा था, बिल्कुल सेम मैग्नेटिक फ्लक्स को हम वेबर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं क्लोज सरफेस के अराउंड बी डॉट डी एस को देखूं, तो उसकी वैल्यू हमेशा होती है 0। ठीक है, क्यों होती है उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। उससे पहले मैं क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस, यहाँ पर हम एक और मैक्सवेल इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन को हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस को हमने वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लिया। कैसे, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट बी डी वी। ठीक है, और यहाँ पर मैं इस डेल डॉट बी की वैल्यू को करता हूँ 0। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा राइट हैंड साइड ही 0 है। जब राइट हैंड साइड 0 है, तो ऑब्वियसली अगर एक क्लोज सरफेस है, तो उस क्लोज सरफेस से जो वॉल्यूम बनेगा, तो वॉल्यूम तो 0 होगा नहीं। तो जब वॉल्यूम 0 नहीं होगा, तो अल्टीमेटली क्या चीज़ 0 होगी, डेल डॉट बी 0 होगा। वहां से मैं डेल डॉट बी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। डेल डॉट बी इक्वल टू 0, ये मेरी मैक्सवेल्स की इक्वेशन है। अब अगर इसको समझना हो आपको, तो इसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक परमानेंट मैग्नेट है जिसके 2 पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है, मैंने इसको ब्रेक करा 2 पार्ट में।
तो वो ये हो गया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं नॉर्थ को सेपरेट कर लूँ और साउथ पोल को सेपरेट कर लूँ? नहीं। जब मैं इसको बीच में से ब्रेक करूँगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग से क्रिएट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर इसको ब्रेक करूँगा तो यहाँ पर इस नॉर्थ के अलोंग ये साउथ पोल बन जाएगा और इस साउथ के अलोंग ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसको और फर्दर बाइफरकेट करता हूँ तो ये नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ पोल बन जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि मैं कभी भी नॉर्थ और साउथ पोल्स को अलग अलग नहीं कर सकता। अगर मैं सपोज फॉर एग्जांपल एक क्लोज सरफेस एरिया ये ले रहा था, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो मेरा नॉर्थ पोल से पास होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, साउथ पोल से वो एंटर भी करेगा। और जब मैं फ्लक्स की बात करता हूं तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स मैं कैलकुलेट करता हूं। और नेट आउटवर्ड फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास क्या तरीका है, फ्लक्स को हम कैलकुलेट करते हैं बी डॉट डी एस से। और चूंकि क्लोज सरफेस एरिया ले रहा हूं मैं, तो उस क्लोज सरफेस एरिया में नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना होगा, जितना फ्लक्स बाहर जा रहा है नॉर्थ पोल से उतना ही फ्लक्स साउथ पोल से अंदर आ रहा है ना। तो मैं नॉर्थ और साउथ पोल को सेपरेट नहीं कर सकता, इसीलिए मेरा हमेशा कोई भी क्लोज सरफेस होगी उस क्लोज सरफेस के अंदर नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा ही आएंगे। यानी अगर मैं इतनी भी क्लोज सरफेस लेता हूं ना, केवल इतनी भी, तो ऑब्वियसली इस नॉर्थ पोल से जितना फ्लक्स बाहर जा रहा है उतना ही इसके साउथ पोल से अंदर की तरफ आ रहा होगा, और जिससे कि टोटल नेट आउटवर्ड फ्लक्स मेरा कितना है, जीरो। इस तरीके से हम ये डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो यानी मैक्सवेल्स की इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अगर मैं चारों मैक्सवेल्स इक्वेशन को देखूं तो चारों मैक्सवेल्स इक्वेशन को मैं कुछ इस तरीके से समराइज कर सकता हूं। पहली इक्वेशन थी डेल डॉट डी इक्वल टू रो वी, ठीक, ये था गॉस लॉ। दूसरा था डेल क्रॉस ई इक्वल टू जीरो। अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा करके वापस उसी पॉइंट पर आ जाता हूं तो नेट वर्क डन कितना होता है, जीरो। ये मेरा डेल क्रॉस ई इक्वल टू जीरो मैक्सवेल इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर रहा था। तीसरा था मेरा डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे, ये था मेरा एम्पियर सर्किटल लॉ। और चौथा मेरा डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो, ये मैंने अभी आइडेंटिफाई करा। डेल डॉट बी मतलब मैग्नेटिक पोल्स को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। ये तो पॉइंट फॉर्म में लिखा है मैंने, ये पॉइंट फॉर्म में सारी मैक्सवेल्स इक्वेशन है, डाइवर्जेंस या कर्ल के फॉर्म में। अगर मैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो उनको इन एक्सप्रेशन से भी लिख सकता हूं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको मैक्सवेल्स इक्वेशन लिखनी है पॉइंट फॉर्म में, तो पॉइंट फॉर्म में ये लिखा जाएगा। और अगर इंटीग्रल फॉर्म में लिखना हो तो इंटीग्रल फॉर्म में आपको उन मैक्सवेल्स इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिखना है। अगर मैं इनके फिजिकल सिग्निफिकेंसेस के साथ देखूं तो डिफरेंशियल या पॉइंट फॉर्म में, ये मैंने अभी आपको बताया डेल डॉट डी इक्वल टू रो वी, इसको हम बोलते हैं गॉस लॉ। इंटीग्रल फॉर्म में इसको लिखते हैं ऐसे, डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब मैग्नेटिक मोनोपोल को हम सेपरेट नहीं कर सकते, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल। नॉर्थ और साउथ पोल में से नॉर्थ पोल को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, दैट इज गिवन बाय डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो। डेल क्रॉस ई इक्वल टू जीरो क्या बताता है, कंजर्वेटिवनेस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कंजर्वेटिवनेस मतलब चार्ज को कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, है ना। कंजर्वेटिव रहेगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कंजर्वेटिव रहेगी क्योंकि वो भी चार्ज से ही मिलकर के बनी है। और डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे, ये है मेरा एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स लॉ भी बोलते हैं। तो सीधे सीधे मैं इन मैक्सवेल्स इक्वेशन को रिमार्क के फॉर्म में या किस पर्टिकुलर लॉ से या क्या वो प्रॉपर्टी शो करता है वो हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल्स की। तो मैग्नेटिक स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल के लिए हम दो आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं। एक ग्रेडियंट ऑफ कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, और डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो ये दो आइडेंटिटीज से मुझे मैग्नेटिक स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल्स को आइडेंटिफाई करना है। कैसे करेंगे, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो मैंने अभी ये देखा था कि डेल क्रॉस ई जो है वो मेरा कितना था, जीरो था। और यहां पर मैं ई को क्या बोलता था, ई इक्वल्स टू माइनस डेल वी बोलता था, ठीक है। तो अगर ये आइडेंटिटी मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी एप्लीकेबल है तो सिमिलरली जैसे डेल वी को मैंने आइडेंटिफाई करा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, वैसे ही सिमिलरली मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को वी एम भी आइडेंटिफाई कर सकता हूं। अगर इस आइडेंटिटी को यूज करूं तो इस आइडेंटिटी के थ्रू मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं लेकिन ये एप्लीकेबल तभी होगा जब मेरी करंट डेंसिटी, वहां पर करंट जो है वो जीरो है। अगर करंट कुछ भी है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ऐसे केस में ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे देखूं
तो डेल क्रॉस ऑफ माइनस डेल वी एम इक्वल टू 0, ठीक है ना। और अगर जे 0 है तभी ये आइडेंटिटी ट्रू है, क्योंकि ये आइडेंटिटी तो हमेशा ही ट्रू है। लेकिन अगर डेल क्रॉस एच देखता हूँ तो डेल क्रॉस एच तभी इक्वल है जब डेल क्रॉस एच जे के बराबर है। तो अगर जे 0 है तभी ये दोनों राइट साइड और लेफ्ट साइड बराबर हो सकती हैं, इसीलिए दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन जे इक्वल टू 0, ठीक है। ये वीएम जो है मेरा मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, ये लाप्लास इक्वेशन को भी आइडेंटिफाई करता है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए आइडेंटिफाई करा था। और वो क्या होती है, डेल स्क्वायर वी एम इक्वल टू 0, बट अगेन दैट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन जे इक्वल टू 0, क्योंकि अगर करंट जे इक्वल टू 0 नहीं है तो डेल क्रॉस एच इज नॉट इक्वल टू जे, एंड देन वी कैन नॉट यूज दिस आइडेंटिटी टू मेक द एलएचएस एंड आरएचएस इक्वल्स, राइट। करते हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की। तो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं ए से, और उसको उससे हम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं बी। अब इसको कैसे हमने कैलकुलेट करा, अभी मैंने दो आइडेंटिटीज देखी, डेल डॉट बी इक्वल टू 0 और दूसरी आइडेंटिटी थी डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इक्वल टू 0। तो अगर मुझे ये पता है बी का डाइवर्जेंस 0 है, ये तो हमेशा ही ट्रू है ना, यह भी हम देख चुके हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन में। तो अगर मैं इस बी को डेल क्रॉस ए के टर्म में रिप्रेजेंट करूं, तो ये जो ए है मेरा, ये क्या हो जाएगा, दैट ए विल बिकम मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, क्योंकि अगर डेल डॉट बी इक्वल टू 0 है और अगर बी को मैं कर्ल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ये आइडेंटिटी भी ट्रू होगी, ये आइडेंटिटी भी ट्रू होगी, और इस आइडेंटिटी को मैं लिख सकता हूं डेल क्रॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पर बी इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए, और यहाँ पर जो ए है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल या वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल। जैसे कि हम कैलकुलेट करते हैं v को इन टर्म्स ऑफ चार्ज डी क्यू डिवाइड बाई 4πε0 r और उसका इंटीग्रेशन, वैसे ही हम यहाँ पर a को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। a को लाइन करंट के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये जो डी क्यू था ये क्या था, ये सोर्स था, है ना। और यहाँ पर सोर्स कितना है, सोर्स है मेरा आईडीएल डिवाइड बाई 4πr, एंड अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल या मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल किसका फंक्शन है, वो मीडियम का फंक्शन है, मीडियम की परमिटिविटी या परमिएबिलिटी, इसीलिए म्यू नॉट या एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है। तो अलोंग द लाइन, चूंकि मैं आइडियल ले रहा हूँ, करंट एलिमेंट है, लाइन करंट एलिमेंट है, तो मैं अलोंग द लाइन इंटीग्रेट करूंगा। अगर मेरे पास सरफेस करंट होती तो मैं यहाँ पर केडीएस कर देता, एवरी सिंगल थिंग विल बी सेम। तो सरफेस के अलोंग इंटीग्रेट करता सरफेस करंट के लिए, सरफेस इंटीग्रेशन निकालता, और अगर मेरे पास वॉल्यूम होता तो मैं म्यू नॉट जे डी वी डिवाइड बाई 4πr कर देता, तो मैं वॉल्यूम के अलोंग इंटीग्रेट करता। अब मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट डी एस इक्वल टू शाई है, तो यहाँ पर मैं डेल क्रॉस ए डॉट डी एस लिख सकता हूँ। डेल क्रॉस ए डॉट डी एस मतलब अलोंग द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एल, इसको भी लिख सकता हूँ। स्टोक्स थ्योरम से ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ, स्टोक्स थ्योरम से दोबारा ये चीज़ भी लिख सकता हूँ। और अगर स्टोक्स थ्योरम को यहाँ अप्लाई करता हूँ तो ये जो मेरा ए डॉट डी एल है ये क्या चीज़ बन जाएगी, दिस विल बिकम दी फ्लक्स पासिंग थ्रू। तो अगर मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स आइडेंटिफाई करना है तो मैग्नेटिक फ्लक्स आइडेंटिफाई करने के लिए या तो मेरे पास एक तरीका है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को अलोंग द सरफेस एरिया इंटीग्रेट कर दो, या फिर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए को अलोंग द क्लोज लाइन इंटीग्रेट कर दो। उन दोनों तरीके से कोई भी तरीका मैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को यूज कर सकता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब बात करते हैं मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशंस की। तो मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशंस कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशंस भी सिमिलर हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशंस हैं। यहाँ पर भी दो मीडियम है जिसकी परमिएबिलिटी एक की है μ1 और दूसरे की है μ2। आप देख सकते हैं ये मीडियम 1 है, ये मीडियम की परमिएबिलिटी है μ1 और दूसरे की परमिएबिलिटी है μ2। यहाँ पर भी मैंने दो तरीके से इसको सॉल्व करा है, एक मैंने क्लोज लूप और एक मैंने क्लोज सरफेस एरिया, ठीक है। वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सरफेस एरिया से, नॉर्मल कंपोनेंट से। तो आप जानते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस मेरा कितना होता है, 0 होता है। तो अगर मैं इस वाले साइड के लिए इसमें क्लोज सरफेस एरिया में नॉर्मल कंपोनेंट आइडेंटिफाई करूं तो वहां से मैं नॉर्मल कंपोनेंट्स के बीच रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर नॉर्मल कंपोनेंट ये मीडियम 2 है तो ये नॉर्मल कंपोनेंट बी एन 2 है, इधर मीडियम 1 है तो ये नॉर्मल कंपोनेंट बी एन 1 है। तो इसका सरफेस एरिया कितना है, डेल्टा एस है। तो डेल्टा एस का बी एन 1 से मल्टीप्लाई कर दो,
है ना। और चूंकि सरफेस एरिया अगर इधर की तरफ नॉर्मल वेक्टर पॉजिटिव है तो उधर की तरफ माइनस होगा, इसका मतलब यहाँ एक माइनस साइन आ जाएगा। बी एन टू डेल्टा एस, डेल्टा एस से डेल्टा एस कट हो जाएगा, क्या बचेगा, बी एन वन माइनस बी एन टू इक्वल टू जीरो, या फिर बी एन वन इक्वल्स टू बी एन टू, या बी एन टू इक्वल्स टू बी एन वन। मतलब क्या है, नॉर्मल कॉम्पोनेंट्स हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और वहीं से हम एच एन टू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के नॉर्मल कंपोनेंट्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बी एन टू, बी और म्यू एच के बीच में रिलेशन पता है, पी इक्वल्स टू म्यू एच, तो आप बी इक्वल्स टू म्यू एच यानी म्यू टू एच एन टू इक्वल्स टू म्यू वन एच एन वन, तो एच एन टू की वैल्यू क्या हो गई, म्यू वन डिवाइड बाई म्यू टू इंटू एच एन वन। तो वहां से आप ये रिलेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इसको अगर हम देखें तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ बी इज कंटिन्यूअस, आप देख सकते हो ये दोनों सेम है, इक्वल है, इसका मतलब नॉर्मल कंपोनेंट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बी के सेम है, बट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच के सेम नहीं है, इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है बाय अ रेशियो ऑफ म्यू वन बाय म्यू टू, ठीक है। अब हम निकालते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट्स के लिए, और टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए हम लोग यूज करेंगे एच डॉट डी एल, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डी एल इक्वल टू आई, ठीक है। अब आप इस लूप में ध्यान से देखो, एच डॉट डी एल इक्वल्स टू आई, अगेन जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बाउंड्री कंडीशन सॉल्व करी थी उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी सॉल्व करना है। तो एच टी वन इंटू डेल्टा एन, डेल्टा एल, ये डेल्टा एल है, तो एच टी वन के अलॉन्ग डेल्टा एल, और डायरेक्शन अगर इधर की तरफ पॉजिटिव ली है मैंने तो इधर की तरफ डीएल वेक्टर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच टी टू इंटू डेल्टा एल विद नेगेटिव साइन, ठीक है। और ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी के डेल्टा एल के। के डेल्टा एल के बराबर कैसे होगी, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक शीट है और उस शीट में ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ये मेरी के करंट डेंसिटी है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक ये करंट आइडेंटिफाई करनी हो और इसकी लेंथ अगर सपोज एल है, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये जो करंट है, इतने एरिया में जो करंट फ्लो होगी, इतने एरिया में करंट जितने निकलेगी वो कितने निकलेगी, वो निकलेगी के इंटू एल, ठीक है। करंट एम्पियर पर मीटर इंटू एल यानी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, करंट मुझे मिल जाएगी इतने एरिया से निकलने वाली करंट। तो उसी तरीके से अगर करंट, ये प्लस का साइन मतलब करंट इनवर्ड है, ठीक है, और इतने एरिया से निकल रही है, तो इतने एरिया से करंट डेंसिटी शीट, चूंकि ये सरफेस है, सरफेस होगी तो सरफेस पर शीट करंट होगी, शीट करंट को हम के से डिनोट करते हैं, तो के मल्टीप्लाई विद डेल्टा एल, उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली डेल्टा एल से डेल्टा एल कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, एच टी वन माइनस एच टी टू इक्वल्स टू के, ठीक है। अगर एच डी वन माइनस एच टी टू इक्वल टू के है तो यहाँ से हम टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एच को लिख सकते हैं बी टी वन डिवाइड बाई म्यू, तो बी टी वन डिवाइड बाई म्यू माइनस बी टी टू डिवाइड बाई म्यू टू इक्वल्स टू के। फेराडे लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेराडे लॉ, क्योंकि फेराडे ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज को इवेलुएट करा था, आइडेंटिफाई करा था, डिस्कवर करा था। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक कॉइल ली, उन्होंने एक कॉइल ली, फॉर एग्जाम्पल ये एक कॉइल है, और इस कॉइल के इन दोनों साइड्स पर मैंने क्या कर दिया, एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब इस कॉइल के अंदर मैंने क्या करा, मैंने एक मैग्नेटिक जो मैग्नेट थी नॉर्थ और साउथ पोल, उसको मूव कराया। अगर मैं फिक्स पोजीशन पर रख रहा था, कोई चेंज नहीं कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि यहाँ पर जो पोटेंशियल था वो मेरा जीरो था, लेकिन जैसे ही मैं इसको आगे या पीछे की तरफ मूव करा रहा था, वैसे वैसे यहाँ पर कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा था और ये वैल्यू चेंज हो रही थी, डिपेंडिंग ऑन कि वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में थी, प्लस कितना दूर था, प्लस कितनी स्पीड से वो इधर या इधर मूव कर रहा था, अवे या टूवर्ड्स द कॉइल मूव कर रहा था। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने ये आइडेंटिफाई करा कि अगर मैं किसी भी तरीके से किसी मैग्नेटिक कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करूं, टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फ्लक्स जो कांस्टेंट था, अब वो कांस्टेंट ना होकर के टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो उस वजह से एक उस कॉइल के अंदर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वो होगी
टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज बाय द सर्किट। मैथमेटिकली उसको लिखते हैं डी फाई ओवर डी टी, और यहाँ पर एक लगाते हैं माइनस का साइन। माइनस का साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो भी इंड्यूस वोल्टेज है वो हमेशा उस रीजन को अपोज करेगी जिस रीजन से वो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो अगर ताकि कंजर्वेटिवनेस पर्टिकुलर फील्ड की बनी रहे, तो इस नेगेटिव साइन की को लेंज ने डिस्कवर करा था कि वो नेगेटिव होता है या फ्लक्स जो है वो अपने ही ओरिजिन करने के रीजन को अपोज करता है। वो लेंज ने डिस्कवर करा था, इसीलिए इसको सेपरेटली लेंज लॉ बोलते हैं। और जो मेरा फेराडे लॉ था, फेराडे ने सिंपल दिया था डी फाई ओवर डी टी। यहाँ पर जो लैम्डा है, दैट लैम्डा इज फ्लक्स लिंकेज। अगर मेरे उस कॉइल में n टर्न्स हैं, अगर मेरे पास n टर्न्स हैं, तो ऑटोमेटिकली इस n टर्न्स में मैं क्या बोलूँगा कि अगर एक टर्न से फ्लक्स लिंकेज है फाई, तो n टर्न से फ्लक्स लिंकेज कितना हो जाएगा, n फाई। तो n डी फाई ओवर डी टी विद अ नेगेटिव साइन, ये मेरा किसकी वैल्यू हो जाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी। ये क्या आइडेंटिफाई करता है, ये एम्फेसाइज करता है कि डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो इन द सर्किट इज सच दैट द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इंड्यूस्ड करंट विल अपोज द ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड। जिस भी डायरेक्शन में ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उस ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी दूसरे सर्किट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है, तो वो हमेशा उस ओरिजिनल वाले की अपोजिट डायरेक्शन में करंट ऑपोजिट करंट की वजह से होगी। तो इस फैराडे लॉ का इस्तेमाल हम मैक्सवेल्स इक्वेशन को टाइम वेरिंग कंडीशंस में डिराइव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैंने देखा वीईएमएफ जो था मेरा, वो कितना था, वो था मेरा माइनस का डी साई ओवर डी टी। वीईएमएफ मेरा कितना था, माइनस का डी साई ओवर डी टी। यहाँ पर साई जो था मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स था, और उसको, इस साई को मैं लिख सकता था माइनस का डी बाई डी टी ऑफ, क्या कितना लिख सकता था, इसको लिख सकता था बी डॉट डी एस, सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस, मतलब बी डॉट डी एस अलॉन्ग द सरफेस। अलॉन्ग द सरफेस मैंने लिख लिया। अब मुझे ये भी पता है कि वी ई एम एफ किसके बराबर होता है, वो होता है क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल के बराबर, है ना। तो अगर मैं क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल के बराबर लिखूं, तो इसकी राइट हैंड साइड ये हो गई और लेफ्ट हैंड साइड ये हो गई। ठीक, अब देखो यहाँ पर मेरा लाइन इंटीग्रल है और राइट हैंड साइड पर मेरा सरफेस इंटीग्रल है। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ मैं स्टोक्स थ्योरम से। स्टोक्स थ्योरम से इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, डेल क्रॉस ई डॉट डी एस, और राइट हैंड साइड अभी भी मेरी एज इट इज है, डी एस सेम है, सरफेस इंटीग्रेशन भी सेम है, क्या बचा, डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी। और ये मेरी मैक्सवेल्स की थर्ड इक्वेशन है, जो कि मॉडिफाइड फॉर्म में बोली जाती है। मॉडिफाइड फॉर्म में बोल दो, या फिर आप फाइनल फॉर्म में बोल दो, या फिर आप टाइम वेरिंग कंडीशंस के लिए बोल दो। ठीक है, तो डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू डेल बी ओवर डेल टी, दैट इज द मैक्सवेल्स इक्वेशन अंडर द टाइम वेरिंग कंडीशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, डेल क्रॉस ई इक्वल टू 0 पढ़ा था। ये बताता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कंजर्वेटिवनेस। ठीक है, लेकिन अगर मेरी टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी चेंज हो रही है, तो ऑटोमेटिकली उस केस में मेरा ई कंजर्वेटिव नहीं होगा, डेल क्रॉस ई 0 नहीं होगा। ये मेरी मैक्सवेल्स की इक्वेशन है टाइम वेरिंग फील्ड के लिए, और इससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरी जो ई फील्ड है, टाइम वेरिंग ई फील्ड, वो कंजर्वेटिव नहीं है। अगर टाइम के साथ साथ मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, मतलब टाइम के साथ साथ मेरे चार्ज मूव कर रहे हैं, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो कंजर्वेटिव नहीं है। ये मेरी इस मैक्सवेल इक्वेशन से पता लगता है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट की। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को कैलकुलेट करने की ज़रूरत मुझे क्यों पड़ी, उसके पीछे एक बहुत सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि अभी तक मैं डिस्कस कर रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड्स को अंडर द स्टैटिक कंडीशन, मतलब टाइम के साथ साथ जो फील्ड चेंज नहीं हो रही है। तो ऐसे केस में मेरे पास डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे था, और बट मैथमेटिकली डाइवर्जेंस ऑफ एनी कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज मैथमेटिकली 0। ठीक है, तो डेल डॉट ऑफ डेल क्रॉस एच इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर डेल क्रॉस एच को मैंने क्या लिखा, डेल क्रॉस एच को मैंने लिखा जे, तो ये हो गया डेल डॉट जे। और डेल डॉट जे इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है कि डेल डॉट जे इक्वल टू माइनस डेल रो वी बाई डेल टी। तो अगर वहाँ पर कोई ना कोई चार्ज है
और चार्ज टाइम के साथ मूव कर रहा है तो ऑटोमेटिकली डेल रो वी ओवर डेल टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब अगर ये जीरो नहीं है, ठीक है, बट मैथमेटिकली डेल डॉट ऑफ डेल क्रॉस एच तो हमेशा जीरो होता है, तो ये दोनों आइडेंटिटीज गलत हो गई। इनमें से एक तो गलत है क्योंकि मैथमेटिकली ये तो गलत हो नहीं सकती, और ये चीज कंटिन्यूटी ऑफ द करंट में हमने प्रूव कर ही दिया था कि डेल डॉट जे इक्वल्स टू माइनस डेल रो वी ओवर डेल टी। तो हम इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम इस जे में एक जेडी टर्म ऐड कर देते हैं और उस जेडी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ठीक है, तो हमने इस डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे में जेडी टर्म ऐड कर दी है ना। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने जे प्लस जेडी ऐड कर दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये एक्सप्रेशन लगाया। ठीक है, तो डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस जेडी, और जेडी को हमें अब डिफाइन करना है, ये डिटरमाइन करना है। इस जेडी को ही बेसिकली हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ एनी कर्ल ऑफ द वेक्टर इज जीरो। तो हमने अब वही आइडेंटिटी यहाँ पर लगाई, डेल डॉट ऑफ डेल क्रॉस एच इक्वल टू व्हाट, डेल डॉट ऑफ जे प्लस डेल डॉट ऑफ जे डी। ठीक, और उसके बाद हमने देखा कि डेल डॉट जे इक्वल टू कितना था, माइनस डेल रो वी ओवर डेल टी था, है ना। अब ये चीज तो जीरो है ही, है ना, डेल डॉट ऑफ डेल क्रॉस एच मैथमेटिकली ये तो जीरो है, ऑटोमेटिकली ये भी जीरो होगा। इसका मतलब क्या है कि इस डेल डॉट जे की जो भी वैल्यू होगी वो डेल डॉट जे डी के माइनस साइन के बराबर होगी। मतलब मैं लिख सकता हूँ डेल डॉट जे डी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल डॉट जे। तो डेल डॉट जे अभी कंटिन्यूटी इक्वेशन से क्या लिखा था हमने, डेल रो वी ओवर डेल टी, माइनस का डेल रो वी ओवर डेल टी, तो माइनस का डेल डॉट जे से माइनस का डेल रो वी ओवर डेल टी का माइनस वाला साइन कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, डेल रो वी ओवर डेल टी। और अगर मैं डेल ओवर डेल टी बाहर ले लूँ तो रो वी को क्या लिख सकता हूँ, रो वी को लिख सकता हूँ डेल डॉट टी, है ना, डेल डॉट डी। और अगर मैं इस टाइम वाले फंक्शन को अंदर ले जाऊं और डाइवर्जेंस में डेल ऑपरेटर को बाहर ले लूं तो इसको लिख सकते हैं हम डेल डॉट ऑफ डेल डी ओवर डेल टी। तो अगर मैं इसकी ये वाली साइड डेल डॉट जे डी और डेल डॉट ऑफ डेल डी ओवर डेल टी को कंपेयर करूं तो जे डी की वैल्यू क्या आ गई, जे डी की वैल्यू आ गई डेल डी ओवर डेल टी। ठीक है, ये वैल्यू मैंने आइडेंटिफाई कर ली। ठीक, उसके बाद अगर मैं जेडी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ तो जेडी का अगर मैं सरफेस इंटीग्रेशन कर दूं अलोंग द सरफेस तो मैं डिस्प्लेसमेंट करंट भी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो आईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आईडी की वैल्यू हो जाएगी सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जेडी डॉट डी एस, और जेडी क्या था मेरा, जेडी था डेल डी ओवर डेल टी डॉट डी एस। तो इस एक्सप्रेशन से मैं सरफेस करंट डिस्प्लेसमेंट करंट भी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। अब मैथमेटिकली अगर डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे था अब तक, तो अब इसके अंदर जे डी वाली टर्म, चूंकि अब जे डी जीरो नहीं है, ये टर्म भी मुझे ऐड करनी पड़ेगी, और ये टर्म मैंने ऐड कर दी। ये मेरी मैक्सवेल्स की नई इक्वेशन बन गई, और ये इक्वेशन है मेरी टाइम वेरिंग कंडीशन के लिए। अगर मेरा टाइम के साथ साथ फील्ड चेंज नहीं हो रही है तो दिस डेल डी ओवर डेल टी इक्वल टू जीरो, यानी उस केस में डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे ही होगा। लेकिन अगर मैं टाइम के साथ साथ अपनी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली मैं मैक्सवेल इक्वेशन ये वाली यूज करूंगा रादर देन डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे। ये मेरी मैक्सवेल्स की फोर्थ इक्वेशन है, एम्पियर सर्किटल लॉ पे बेस्ड है, और जेडी जो है मेरा डेल डी ओवर डेल टी, इसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी भी बोलते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं कि अगर इसको फिजिकली देखा जाए तो बेसिकली जे डी और जे में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर में आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, ये आई करंट है। और अगर मैं एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊं और यहाँ पर एक लूप लूं S1, और तो इसके अलोंग अगर मैं एच डॉट डी एल लगाऊंगा तो, और अगर मैं उस लूप को कुछ इस तरीके से लेता हूं कि वो जो सरफेस है वो इस कैपेसिटर की सरफेस से अंदर से होती भी जा रही है, तो सरफेस एरिया S2 कुछ चेंज हो जाएगा, है ना। तो उन दोनों ही केसेस में मेरी करंट की वैल्यू क्या होगी वो मुझे अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसको हम बहुत आसानी से इसके थ्रू हम बहुत आसानी से डिस्प्लेसमेंट करंट को समझ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने S1 के अंदर ये लगाया, है ना, S1 वाले सरफेस में अगर मैंने एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया H डॉट डी एल इक्वल टू आई एन क्लोज, तो यहाँ पर मैंने H डॉट डी एल इक्वल टू आई एन क्लोज और इसको सरफेस इंटीग्रेशन सरफेस एरिया 1 के अलोंग J डॉट डी एस मैंने कंपेयर कर लिया, और इसकी वैल्यू आई एन क्लोज के बराबर होती है, और आई एन क्लोज इस पर्टिकुलर केस में कितनी करंट एनक्लोज है, आई करंट एनक्लोज है, तो ये आई के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो आई करंट है ये
S1 सरफेस से फ्लैट सरफेस, ये जो फ्लैट सरफेस है S1 और बाउंडेड बाई एल लूप, वो मेरी करंट इसके थ्रू पास हो रही है। अब अगर मैं S2 वाली सरफेस पर ये चीज़ लगाना चाहूँ तो बलून शेप्ड सरफेस S2 पर अगर मैं यही सेम चीज़ लगाता हूँ और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो सरफेस जो है वो मेरी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में से होकर के जा रही है, एज्यूम कर रहा हूँ मैं केवल, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में एच डॉट डी एल इक्वल टू क्लोज लाइन इंटीग्रल इक्वल टू जे डॉट डी एस, है ना, और यहाँ पर आई एन क्लोज हो जाएगा। और चूंकि मैं ये देखता हूँ कि करंट कैपेसिटर से पास नहीं होती है, डीसी करंट है, दैट मीन्स यहाँ पर इस कैपेसिटर में कोई करंट नहीं है, इस कैपेसिटर के अंदर कोई करंट नहीं है, दैट मीन्स आई की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। बट लॉजिकली ये जीरो तो है नहीं, ठीक है। तो जब जीरो नहीं है तो वो चेंज कहाँ से आएगा, वो चेंज आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई कंडक्शन करंट नहीं है, कंडक्शन करंट जे नहीं है बट जेडी होगा, ठीक है। तो उस जेडी की वजह से यहाँ पर करंट की वैल्यू जीरो ना होने की बजाय कुछ और होगी, वो देखते हैं, ठीक है। ये लॉजिकली देखा जाए तो कंडक्शन करंट और इस दोनों ही S1 और S2 के लिए कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू हो गया, क्योंकि सेम पाथ में आई एनक्लोज्ड, यहाँ पर तो आई आ रही है बट यहाँ पर आई नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर इसके थ्रू सरफेस अगर मैं ये ले रहा हूँ तो उस सरफेस में कैपेसिटर की प्लेट्स के थ्रू पास नहीं हो रही कोई करंट, तो यहाँ पर आई जीरो है। तो ये जीरो इसलिए है बिकॉज दिस इज गवर्न्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, हमने एम्पियर सर्किट लॉ लगाया डिस्प्लेसमेंट करंट के साथ, जहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जेडी को मैंने करंट डेंसिटी के साथ ऐड कर दिया, जिससे कि टोटल करंट डेंसिटी कितनी हो गई, जे प्लस जेडी हो गई। तो अब जे प्लस जेडी मेरी टोटल करंट डेंसिटी हो गई। और अगर मैं एच डॉट डी एल एस टू के अलॉन्ग लगाता हूं अब, तो वो क्या होगा, अब यहाँ पर देखो दो चीजें होंगी, एक होगा जे डॉट डी एस, एक होगा जे डी डॉट डी एस। चूंकि एस टू में जे नहीं है तो वहां पर जे जीरो हो जाएगा, बट जे डी है तो जे डी जीरो नहीं होगा, ठीक है। जेडी को हम क्या लिखते हैं, डेल डी ओवर डेल टी। तो डी बाई डी टी मैंने बाहर ले लिया, डेल बाई डेल टी मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। और डी डॉट डी एस, और डी डॉट डी एस, डी डॉट डी एस कितना होता है, डी डॉट डी एस कितना है, क्यू, ऑब्वियसली क्यू, और डी क्यू ओवर डी टी, और डी क्यू ओवर डी टी कितना होता है, आई होता है। तो अल्टीमेटली ये मेरी वही करंट आई जो एक्चुअल में करंट हुआ करती थी। यानी उन दोनों ही केसेस में लूप अगर मैं कोई भी लूँ, बट सरफेस एरिया अगर मैं चेंज भी कर दे रहा हूँ, तो उस सरफेस एरिया चेंज करने की वजह से भी देयर हैज टू बी सम चेंज, बिकॉज द करंट इन वन केस इज कंसिडर्ड एज द कन्वेक्शन करंट जे ओनली। और अगर मैं कैपेसिटर प्लेट्स की बात करता हूं तो कैपेसिटर प्लेट्स में डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी होगी, और वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की वजह से जो करंट होगी वो डिस्प्लेसमेंट करंट काउंट होगी, रादर देन नॉर्मल कन्वेक्शन या कंडक्शन करंट, ठीक है। तो हमने यही सेम एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करा दोनों अलग अलग सरफेस के लिए, क्योंकि एक के केस में मेरी करंट कुछ और थी, दूसरे के केस में मेरी करंट कुछ और थी। और मैक्सवेल ने जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो इस जेडी का ही था, क्योंकि मैक्सवेल ने टाइम वेरिंग फील्ड्स के लिए जेडी को जो दिया, तो उस जेडी को हमने आइडेंटिफाई करा दैट जेडी इज बेसिकली द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय द मैक्सवेल, दैट इज डी क्यू डी डेल डी ओवर डेल टी। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन, रेडियो वेव्स या टेलीविजन वेव्स या एंटीना के थ्रू जो वेव प्रोपगेट होंगी उसको स्टडी करने के लिए, अगर जेडी नहीं होता तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि टाइम वेरिंग कंडीशन अगर हम जनरेट ही नहीं कर पाते तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्टडी भी नहीं कर पाते। और लो फ्रीक्वेंसी पर जेडी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू जे, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, या डीसी करंट पे हम, है ना। लेकिन अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी जहां पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कंपैरेटिवली ज़्यादा है, ये दोनों फ्रीक्वेंसीज, दोनों टर्म्स जे और जेडी, ये हम इनमें से कोई भी एक चीज़ नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी पे जेडी की भी वैल्यू कंपेरेबल होती है, इसीलिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे हायर फ्रीक्वेंसीज के लिए। अब मैक्सवेल्स इक्वेशन अगर मैं फाइनल फॉर्म में देखूं तो उस फाइनल फॉर्म में मैं लिख सकता हूं कि मैक्सवेल इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में देखो, मेरी डाइवर्जेंस वाली इक्वेशंस चेंज नहीं होंगी, डेल डॉट डी इक्वल टू रो वी और डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो, ये दोनों अभी भी वही थी जो पहले थी, लेकिन कर्ल वाली दोनों ही इक्वेशंस मेरी चेंज हो गई हैं। और कर्ल वाली दोनों इक्वेशन में अभी मैंने फेराडे लॉ पढ़ा था, फेराडे लॉ में क्या देखा था, अगर कंजर्वेटिवनेस नहीं है चार्ज की, है ना,
तो अगर मेरे फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, तो उस डेल क्रॉस ई की वैल्यू जो आइडेंटिकली जीरो थी अंडर स्टैटिक कंडीशंस, बट टाइम के साथ साथ अगर चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू होगी माइनस का डेल बी ओवर डेल टी। और अभी मैंने डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी के थ्रू एम्पियर सर्किटल लॉ को थोड़ा मॉडिफाई करके डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस जे डी आइडेंटिफाई करा था। तो टाइम वेरिंग कंडीशंस में डेल डी ओवर डेल टी अगर मैं डेल क्रॉस एच के साथ साथ ऐड कर देता हूं, सो दैट विल बी बेसिकली द न्यू मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक है, तो ये चारों इक्वेशंस फाइनल फॉर्म में बोली जाती हैं, फाइनल फॉर्म में भी या फिर अंडर द टाइम वेरिंग कंडीशंस भी ये सारी की सारी इक्वेशंस हम यूज करते हैं। इनके फिजिकल सिग्निफिकेंसेस वही हैं जो पहले थे, डेल डॉट डी इक्वल टू रो वी, मतलब ये गॉस लॉ है। इंटीग्रल फॉर्म में इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो, इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी इज इक्वल टू जीरो। ये क्या बोलता है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोलेटेड मैग्नेटिक चार्ज, मतलब मैग्नेटिक पोल को आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं है। डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी, ये मेरा फैराडे लॉ है। और डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी, ये मेरा न्यू मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी।